पूरे पाकिस्तान इस बात का विटनेस है कि थूक के कौन चाट रहा है। इलाज कराने के नाम पे जो यहाँ से भाग के गए, डिक्लेयर इश्तिहारी भगोड़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Both Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है। मुत्तहदा अपोजिशन अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम देती जा रही है, लेकिन टाइम भी आगे बढ़ाती जा रही है। पहल मौलाना फजल रहमान साहब ने 48 घंटे की डेडलाइन दी और कहा कि इस 48 घंटे के अंदर हम अचानक से तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। 48 घंटे गुजर चुके। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसके एक दिन बाद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को 5 दिन का अल्टीमेटम दे देते हैं, वो खुद से इस्तीफ़ा दे दें, वरना हम इस्लामाबाद आकर जब नंबर्स पूरे हो जाएंगे तो तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। शहबाज शरीफ साहब भी इसी दौरान एक बयान दे चुके हैं। वो कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो कमी की गई है, ये दुआ है कि खान साहब अगले बजट तक अपनी बात पर कायम रहें। तो ये तज़ब्ज़ुब की कैफियत खुद मुत्तहदा अपोजिशन या अपोजिशन के बड़े धड़ों के अंदर है। इस सारी सिचुएशन के अंदर हुकूमत के इत्तेहादी भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर खान साहब जहांगीर खान तरीन ग्रुप को अपने साथ नहीं रखते तो मसाइल बढ़ सकते हैं। काफ लीग पहले ही हुकूमत के सामने कुछ और बात करती है और बैक एंड पे ये कहती है कि इतनी बड़ी हंडिया चढ़ी है तो इसमें से कुछ ना कुछ तो निकलेगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपनी जगह पर नाराज़ बैठी है, तो हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जहां पर यह बात भी बताना ज़रूरी है कि लूजिंग एंड के ऊपर हमेशा हुकूमत हुआ करती है, रिसोर्सेज और सोर्सेज भी हमेशा हुकूमत के पास हुआ करते हैं। और पाकिस्तान जिसके अंदर 11 मरतबा मुख्तलिफ सतहों के ऊपर वफाकी पार्लिमान के अंदर तहरीक अदम एतमाद आ चुकी हैं, उनमें से सिर्फ एक कामयाब हुई और वो उस वक्त के स्पीकर कौमी असम्बली फ़खर इमाम साहब के खिलाफ कामयाब हुई। वज़राए आज़म के खिलाफ आज तक कोई भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई है। ये जो पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासी तारीख है, उसमें कितनी दफ़ा तहरीक अदम एतमाद आई और उनका क्या क्या इम्पैक्ट रहा, आज इसकी क्रोनोलॉजी आपके सामने रखेंगे। वफाकी पार्लिमान में तहरीक अदम एतमाद की जो तारीख है उसको देखा जाए तो सबसे पहले उसकी इब्तदा 1957 से हुई। 18 अक्टूबर 1957 को सर इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर आई चुंदरीगर के नाम से मशहूर हैं, उनकी मखलूत हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान के छठे वज़ीर आज़म बने तो सदर सिकंदर मिर्ज़ा के साथ इख्तलाफ पर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला किया गया, जिसके कामयाब होने से पहले ही आई चुंदरीगर ने 16 दिसंबर 1957 को इस्तीफ़ा दे दिया था। सिर्फ 2-2.5 महीने की हुकूमत थी, यानी तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती क्या होती, उन्होंने उससे पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद दूसरी मरतबा जो वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई वो 1989 में आई। 1989 में उस वक्त की वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई, मगर 12 वोटों के फ़र्क ने बेनज़ीर भुट्टो को सुरखरू किया और अपोजिशन को नाकामी का सामना करना पड़ा। तीसरी मरतबा जब वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो उस वक्त कौन था? 2006 में वफाकी पार्लिमान में अपोजिशन लीडर मौलाना फजल रहमान साहब, उस वक्त भी फजल रहमान साहब थे 2006 में, उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की जुर्रत की, जो बुरी तरह नाकाम हुई। 2006 में लाई जाने वाली तहरीक अदम एतमाद में वज़ीर आज़म को 201 वोट मिले, जबकि तहरीक के हक़ में 136 वोट पड़े और इस तरह इस तहरीक को भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। पाकिस्तान की सियासी तारीख की अगर बात की जाए तो उसमें स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाई जाती रही हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में वफाकी पार्लिमान में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ कुल 9 मरतबा तहरीक अदम एतमाद लाई गई, जिसमें से सिर्फ 1 मरतबा तहरीक अदम एतमाद कामयाब रही। 26 मई 1986 को उस वक्त के स्पीकर कौमी असम्बली फ़खर इमाम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, जिसमें तहरीक के हक़ में 152 जबकि इसके खिलाफ 72 वोट पड़े। यूँ स्पीकर कौमी असम्बली फ़खर इमाम को ओहदे से हटा दिया गया। ये वाहिद तहरीक अदम एतमाद है जिसने कामयाबी का मुंह देखा। इसके अलावा सारी तहरीक को नाकामी का सामना करना पड़ा। ऐवान बाला में भी लाई जाने वाली तहरीक अदम एतमाद को मुंह की खाना पड़ी। अगर सेनेट की बात की जाए तो 2019 में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी
और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई। 1 अगस्त 2019 को अपोजिशन जमातों की जानिब से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ लाई गई तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हुई, जिसमें अपोजिशन के पास अक्सरियत होने के बावजूद तहरीक के हक में 53 की बजाय 50 वोट पड़े और यूं तहरीक नाकाम हो गई। जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो तो यही बताती है कि वज़राए आज़म के खिलाफ लाई जाने वाली तहरीक अदम एतमाद कामयाबी का सामना नहीं कर सकी, यानी उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, अपोजिशन को मुंह की खाना पड़ी। देखना यह है कि मुमकिन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन जो दावा करती है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, वो किस तरह पूरा कर पाती है, क्योंकि हुकूमत के पास सारे सोर्सेज होते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो उनके पास है, वफाकी तहकीकाती इदारा उनके पास है, वजारत दाखिला उनके पास है, और जब अपोजिशन अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रही होती है तो वो जो लूजिंग एंड के ऊपर होता है वो अपने वसाइल इस्तेमाल करने का इख्तियार भी ज़्यादा रखता है और उसको अपनी नौकरी भी बचाना होती है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #No Trust Move, #No Trust Move। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमानान में शामिल हैं जनाब हाफिज़ हुसैन अहमद साहब। आप पाकिस्तान के मारूफ मजहबी रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं, आपका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ग्रुप से है। आज के हमारे दूसरे मौजूद मेहमान होंगे जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। आप साबिक वफाकी वजीर हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है और बहुत खुलकर बोलते हैं। हमारी तीसरी मौजूद मेहमान होंगी मोहतरमा कंवल शौज़ैब साहिबा। आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और रुकन कौमी असम्बली भी हैं। और आज के हमारे चौथे और आखिरी मेहमान होंगे जनाब कादिर मंदोखेल साहब। आप रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और इस वक्त जो अवामी मार्च इस्लामाबाद की जानिब रमा दमा है उसका हिस्सा भी हैं। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इत्तलात ये है कि पीर को आप लोग कौमी असम्बली के इजलास के लिए रिक्विजिशन जमा करा रहे हैं, क्या आप इस खबर की तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे? डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में दावत का। देखिए, ये जो सारी खबरें अभी मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं जिसमें कौमी असम्बली के इजलास के लिए रिक्विजिशन जमा कराना, उसके बाद तहरीक अदम एतमाद का पेश करना, नंबर गेम कितनी है, वज़ीर आज़म कौन बनेगा, अगर तहरीक अदम एतमाद जो कामयाब होगी इंशाल्लाह वो कामयाब होती है तो उसके बाद का सिनेरियो क्या है, ये सारी बातें अभी मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। लेकिन जब भी इस तरह की कोई मूवमेंट होती है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपने उसके बारे में सिर्फ उतनी खबर मीडिया पे देनी होती है जिसकी जरूरत होती है। बाकी जितने ये सवालात मैंने खुद आपके अभी दोहराए हैं अपनी गुफ्तगू में, इनके जवाबात आप वक्त के ऊपर ही देते हैं, क्योंकि अदम एतमाद की कामयाबी की बुनियादी वजह ये होती है कि आप अपनी स्ट्रेटजी, अपने एलाइज, अपने साथी जो दोस्त आपके साथ खड़े हो रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन को मख्फी रखते हैं, और फिर ये कि कब लेके आनी है ये भी सारी एक हिकमत अमली का हिस्सा है। अच्छा। लेकिन बहरहाल मैं मुख्तसर करते हुए अगला जो हफ्ता है वो कौन है, उसमें इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें जिनके बारे में आपने सवालात किए हैं वो बहुत वाज़ेह हो जाएंगी, और इंशाल्लाह कभी उम्मीद यही है कि एक्विजिशन भी आ जाएगी और अदम एतमाद भी। डॉक्टर साहब आपने कहा कि अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत कुछ होने जा रहा है। आपने कहा कि हिकमत अमली के साथ चलना चाहिए, तो ये बात आप फिर मौलाना फजल रहमान साहब को भी बताते हैं जिन्होंने 48 घंटे की डेडलाइन दी थी और फिर 48 घंटे गुजर गए। आज उनके भाई साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही थी, तो इसको भी ज़रा खातिर में रखा करें कि हिकमत अमली का हिस्सा होना चाहिए। डॉक्टर साहब देखिए, मौलाना साहब ने 48 घंटे की डेडलाइन जरूर दी है, लेकिन ये बात भी मौलाना साहब को ही पता है या पीडीएम की क़यादत को पता है कि 48 घंटे की डेडलाइन शुरू कब होगी। तो समझ रहे हैं ना कि 48 घंटे शुरू होकर खत्म हो गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि शायद वो 48 घंटे अभी शुरू नहीं हुए। अच्छा, उनकी शुरू होने का भी पता मौलाना साहब को ये वो मसला ये है कि ये भी समझ में नहीं आ रहा कि शुरू कब होंगे, और जब शुरू होंगे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो कितने साल बाद खत्म होंगे 48 घंटे। आई मीन ये बड़ा क्वेश्चनेबल है कि उन्होंने डेडलाइन जिस वक्त दी थी 48 घंटे उस वक्त से शुरू हो गया था। यानी आपका ये पूरा जमहूरी हक है जिस तरह आप इसको कहें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 8 तारीख को अपने मार्च के अख्ताम के ऊपर
सारे ड्राफ्ट को पढ़कर सुनाएंगे पब्लिक को तहरीक अदम एतमाद के, ये खबर भी दुरुस्त है या इसमें भी कोई झोल है डॉक्टर साहब? देखिए, जब पीडीएम की क्यादत सॉरी जी इट्स ओके, जब पीडीएम की क्यादत अलग होती है पीडीएम से, जी जी, तो उसके बाद हर टीवी चैनल ने ये सवाल पूछा जनाब कि क्या पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वापस आ सकती है या नहीं। मैंने उस वक्त ये जवाब हर चैनल पे दिया कि चूंकि हमारी मंजिल एक है और वो मंजिल बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत की इस मौजूदा जो एक अजाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी है हुकूमत, उससे जान छुड़ाना सबका मंजिल यही है। तो जब मंजिल एक होती है और आप उस मंजिल की जानिब सफर करें तो किसी न किसी चौक में आपकी मुलाकात जरूर हो जाती है। और देखिए, वो मुलाकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दोबारा हो गई। अब दोबारा मैं ये कहूँगा कि आगे जो हिकमत अमली है उस हवाले से ये जॉइंट स्ट्रेटेजी चल रही है। उसमें तमाम लीडरशिप है अपोजिशन की जमातों का, उनका इनपुट भी है, उनकी पार्टिसिपेशन भी है, और वक्त और टाइमिंग ये सारे मिलकर ही तय हो रही हैं, बल्कि काफी हद तक हो ही चुकी है। डॉक्टर साहब, उधर भी स्ट्रेटेजी चल रही है, आप तो इधर की स्ट्रेटेजी की बात करें, उधर भी रेनोवेशन चल रही है पार्लियामान के अंदर, तो उसको कैसे आप लोग केटर करेंगे? देखिए, मुझे तो लगता है ये पार्लियामेंट के अंदर रेनोवेशन तो छोटा काम है। कहीं ये पार्लियामेंट के आगे पीछे कोई खंदके ना खोदना शुरू कर दे कि जनाब कोई बहुत बड़ा को खुदा ना खास्ता सिक्योरिटी थ्रेट आ गया है और पार्लियामेंट के दाएं बाएं तो 50 फुट की खंदक खोदना जरूरी हो गया, क्योंकि आप इसी तरह के हथकंडे ये समझते हैं कि इनको बचा सकते हैं। और बाकी जहाँ तक ताल्लुक है नंबर गेम का, इनकी जो आप ये कहें कि जो दूसरों को कहते हैं ना घबराना नहीं है, तो इसलिए घबराए हुए हैं कि वो मेंबरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं लेकिन इनकी नाकाम पॉलिसीज के खिलाफ असेंबली के अंदर खड़े होकर भी बातें कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ। तो यकीनन जब वो ऐसा मरला आएगा कि जब उन्होंने फैसला करना होगा कि वो अवाम तक फैसला करें या एक नालायक और नाअहल हुकूमत को मजीद सपोर्ट करें, तो वो नहीं करेंगे। ये बातें इन्हें पता है, इसलिए इस तरह की बातें कभी जनाब रेनोवेशन हो रही है, कभी OIC आ रही है, लेकिन ये बातें तमाम साथ साथ चलती रहती हैं। जमहूरी अमल भी चलता रहता है। ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये कोई सियासत के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर शब खून मारना नहीं है। ये एक आईनी ऑप्शन है, जमहूरी ऑप्शन है, पार्लिमानी ऑप्शन है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अपोजिशन के लिए तो अब एक अखलाकी जिम्मेदारी भी बन गई है कि अवाम का दबाव इतना ज्यादा है, अवाम इतने ज्यादा नालायक है इस हुकूमत से कि जल्द अज जल्द जान छुड़ाई जाए अवाम की इस नाहल और नालायक हुकूमत से। आपने जो पॉइंट दिया, या आपका ज़ाहिर आपकी राय है, हम सब इसका एहतराम करते हैं, लेकिन इसका जवाब ज़रूर लेना होगा। कमल, आपके पास आने से पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं हाफिज़ हुसैन अहमद साहब से सवाल कर लूँ। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप अलील हैं, इसके बावजूद हमारे लिए वक्त निकालते हैं एक्सक्लूसिवली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब, आपके पुराने दोस्त साथी, उन्होंने 48 घंटे की डेडलाइन दी थी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कहते हैं कि वो डेडलाइन शुरू कब से होगी ये वो अलग से बताएंगे, यानी ये हमारे लिए बड़े अचंभे की बात है। तो ये किस तरह की डेडलाइन थी, कैसे ख़त्म हो गई और अभी तक हुआ कुछ नहीं? हाफिज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, तमाम पार्टिसिपेशन को सलाम अर्ज़ है। देखिए फ़ारूक़ी साहब, जहाँ तक 48 घंटों का ताल्लुक़ है तो कोयटा और इस्लामाबाद में टाइम का भी फ़र्क है। मैं चूँकि एक कम पढ़ा लिखा इंसान हूँ और एक वर्कर हूँ और एक मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ, ज़्यादा मुझे हिसाब किताब नहीं आता, लेकिन अगर आपको बता दे या मेरे भाई डॉक्टर साहब भी या कमल साहिबा कि 48 घंटों में कितने हफ्ते होते हैं, ताकि मैं अपनी मेमोरी भी दुरुस्त कर लूँ और यहाँ बच्चों को भी बता दूँ कि इस वक्त आखिरी ज़माना है और यकीनन मौलाना साहब ने जो कुछ कहा है सोच समझ के बात की है। डॉक्टर फजल साहब फरमा रहे हैं कि ये तो मौलाना साहब की पार्टी से पूछें, उनसे पूछें। हम ये कह रहे हैं कि हम PDM से पूछ रहे हैं और PDM ने ये फ़ैसला किया है और उसमें नवाज़ शरीफ साहब भी इन बोर्ड थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, खाकान अब्बासी साहब भी थे और वो लोग भी थे जिनके बारे में जनाब मौलाना फजल रहमान साहब
जो सदर हैं सरबराह हैं PDM के और जनाब खाकर अब्बासी ने फरमाया था कि पीपल्स पार्टी ने हमारे पीठ में चुरा घोंपा है। ये ऑन द रिकॉर्ड है और इसकी फुटेज आपके पास भी मौजूद होगी। तो मेरा सवाल ये है कि अब जब जरदारी साहब आए थे और वो साथ चल रहे हैं, आपने कहा कि हमारी मंजिल एक है, तो वो जो उन्होंने बकौल सदर और जनरल सेक्रेटरी और PDM के जो छुरा घोंपा था वो छुरा निकालने के लिए आए हैं या थर्ड एम्पायर की हैसियत से एक और छुरा घोंपने आए हैं? बहरहाल ये एक मुफ्त मशवरा है उनका, क्योंकि मोमिन जो है वो एक सुराख से 18 बार अपने आप को नहीं डसवाता। दूसरी गुजारिश ये है कि 48 घंटों के हवाले से जो बात की गई है ये गुज़िश्ता 3.5 साल से की जा रही है। हमारे जो नुकसान और हमारे जो पार्टी को जो नुकसान हुआ है, और आज़ादी मार्च में जब मुस्लिम लीग नून के रफ़क़ा ने कहा, नवाज़ शरीफ साहब के कहने पर मौलाना ने हमारे इजलास में ये बात की कि हम आज़ादी मार्च के हवाले से निकलेंगे और मुस्लिम लीग नून हमारी मदद करेगी भरपूर अंदाज में। तो हमने कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़बानी या माली इमदाद करेगी, लेकिन वो आएंगे नहीं मैदान में। ये हमारा एक अपनी पार्टी के इदारों के अंदर ये हमारा इख्तिलाफ राय था, और फिर कौम ने देखा कि वो बात हुई और हमारा आज़ादी मार्च आया, लेकिन उसमें हस्ब वादा नहीं आया, बल्कि हमारे रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर साहब ने फरमाया, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, कि JUI जान लगाएगी और मुस्लिम लीग माल लगाएगी, जिस पे हमने एहतजाज किया और जिसके वजह से नवाज़ शरीफ साहब के इस बयानिए के हवाले से कि मैंने कहा उनकी ज़ाती राय है कि फ़ौज बगावत करे तो मुझे और उन पार्टी को गैर आइनी दस्तूरी तौर पर जो है 50 साल रफ़ाक़त से अलग करने की बात की गई। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल ये है वो 3.5 साल से इस्तीफ़े आ गए, जेब में पड़े हैं, इस्तीफ़े दे दिए हैं, दिसंबर में आएंगे, सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, इसका ऐलान हुआ, इसमें पीपल्स पार्टी भी बैठी थी। उसके बाद कहा गया बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, उन्होंने माशाल्लाह नहीं लिया। फिर उसके बाद कहा कि असम्बली जो है वो बिल्कुल जो है वो धांधली की पैदावार है। फिर यूसुफ रज़ा साहब को इसमें वोट दिया गया। मौलाना साहब जो है सदारत का इलेक्शन इसी असम्बली से लड़े जिस असम्बली के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। अब जो असम्बली धांधली की पैदावार है, पहले तो ये बताया जाए कि उसमें तहरीक अदम एतमाद लाकर आप ख़ुद उस असम्बली के आईनी हैसियत को क्या तस्लीम नहीं कर रहे हैं? वेरी वेल सर, और अगर बड़ा वैलिड पॉइंट है, बड़ा वैलिड पॉइंट है। मौलाना साहब इजाज़त साहब कमल की तरफ चलता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त अपने पॉइंट रेज़ किया। डॉक्टर साहब की बात आपने सुन ली, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की। वो कहते हैं कि आप लोग तो पता नहीं खंदकें खोद रहे हैं और क्या कर रहे हैं, असेंबली के अंदर 100 बंदे भी बिठा लेंगे और ये जानबूझ के रेनोवेशन हो रही है। योर टेक प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। देखें जमील, इनकी ये कहानियाँ आप सुनते जाएं। हाफिज़ साहब ने राइटली पॉइंट आउट कर दिया, हफ्ते तकरीबन 74 के करीब बनते हैं, 72 से 74, 48 घंटों के हिसाब से, और उसमें अगर आप दिन डालें तो 540 से 560 के करीब दिन बन जाते हैं, जो मैं बता रही हूँ। तब इनके 48 घंटों का अल्टीमेटम इतना लंबा टाइम है, इतना टाइम जिसका स्टार्ट कहीं से नहीं हो रहा और एंड भी कहीं पे नहीं हो रहा। देखिए स्टार्ट कैसे होगा? एक उधर उन्होंने कहा इनको हम 48 घंटे दे रहे हैं, दूसरे ने खड़े होकर कहा हम आपको 5 दिन देते हैं, 120 घंटे वो बन गए। खुर्शीद शाह साहब ने कहा 72 घंटे दे रहे हैं। भाई हर कोई अपनी अपनी स्पीड के मुताबिक घंटे दे रहे हैं। और अब बिलावल की मार्च तो वैसे भी औरत मार्च में कन्वर्ट होने वाली है। स्टार्ट कुछ ये महज इत्तेफाक है कि 8 मार्च को ही दोनों का, और एक अवामी मार्च और एक औरत मार्च? ये अल्लाह का असूल है, मैं कुछ नहीं कह सकती। अल्लाह का उसूल है। बस औरत मार्च में अगर कन्वर्ट हो रही है 8 मार्च को, तो फिर उन्होंने कुछ सोच समझ के ही की होगी, और उसको लीड भी बिलावल कर रहे हैं। तो फिर इसके पीछे कोई लॉजिक होगी। बाय द वे मैं चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी के हमारे साथ कादिर मंदो खेल साहब होंगे, उनसे थोड़ी देर बाद पूछें। तो आप बताइए आपको क्या लगता है? अच्छा, अब दूसरा एक तो ये हो गया ना, जो मैंने आपको सबके घंटों की बता दी, और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि वो उनकी अचानक से जो भागे फेरे थे
पहले तो मैंने मुबारकबाद दे रही थी कि शहबाज शरीफ साहब की एम्बुलेंस और स्ट्रेचर छूट गया और जरदारी साहब की व्हीलचेयर और छड़ी छूट गई। माशाल्लाह खाने खा रहे थे, खब्बे सज्जियाँ खब्बियाँ सब खाते फिरे थे, बाजू जोड़े थे, आनियाँ जानियाँ दौड़े छलांगे सब कुछ सेट था। अचानक जिस दिन मनी लॉन्ड्रिंग केस लगा हुआ होता है और उन्होंने वहाँ पे जाके अपनी पेशी देनी होती है, उनकी तबीयत एकदम से कभी वो लील हो जाते हैं, कभी कलील हो जाते हैं। वो क्या है, मेरे घुटने में दर्द जिगर हो गया, मेरा घुटना इधर से उधर हो गया। उनका भी यही प्रॉब्लम है कि कभी घुटना हिल जाता है, कभी कमर हिल जाती है। मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपने गेस्ट पैनलिस्ट से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अभी आप लोगों के साथ बिल भी पास कराते रहे अभी आप लोगों के साथ और ये तो अब आप अंदर की बातें पूछ रहे हैं ना। दसो ना फिर। असी भी इन्हें बेवकूफ नहीं है ना, क्या हम वो अपने कार्ड सीने से लगा के रखे, हम खोल के बता दें। अच्छा है आपके साथ हाफिज साहब बैठे हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करती हूँ। ये माशाल्लाह बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन, इन्होंने बड़े अदवार देखे हैं। ये आपको गवाही देंगे, मेरी बात को वैलिडेट करेंगे। 89 में एक दफा आया था अदम एतमाद, और उसके बाद हुआ ये था कि अड़ी जुड़ी हुकूमत थी पीपल्स पार्टी में बेनजीर साहिबा की। जी जी जी। और लेने के पड़ गए थे देने, 4 वोट उल्टा उस तरफ चले गए थे। तो मैं इन्होंने कह रही है बिस्मिल्लाह करो, इंतजार ना करो, ले आओ, किस दिन लाना है। अच्छा, जहाँ वो कह रहे हैं कि जी आपने असेंबली, भाईजान आपकी डेट्स गलत हैं। औरत मार्च तो आपको पता है कि 8 को ही होती है, उस हिसाब से आपने अपनी जो भी क्लब करनी थी बड़ा अच्छा किया है। वो बनती भी औरत मार्च ही थी, अवामी मार्च तो वो वैसे ही नहीं बनती है। लेकिन OIC का इजलास पाकिस्तान में जो खारजा तमाम इस्लामिक वर्ल्ड के आने हैं, वो 23 मार्च जो है वो पिछले 2 महीने से अनाउंस हुई डिसाइडेड है। जिस दिन वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजलास बुलाया गया था और पाकिस्तान में बेतहाशा उस वक्त आए थे, जो अफगानिस्तान और कश्मीर को लेकर के जो इजलास बुलाया गया था, उस वक्त 23 मार्च डेट अनाउंस कर दी गई थी। पिछले 20-22 सालों से असेंबली में कभी कोई रेनोवेशन वर्क नहीं हुआ। अभी जब हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये आपका शेड्यूल्ड रेनोवेशन है, कब हुआ था, कब डिसाइड हुआ था? मैं आपको बता रही हूँ ना, जिस वक्त मैं बता रही हूँ, मुझे बताने दे। जिस वक्त OIC का एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजलास हुआ, उस वक्त भी CDA को बताया गया था, उन्होंने आके अपने सारे वो जो प्रोसीजर्स होते हैं वो दिए थे। लेकिन उस वक्त वजारत खारजा ने खुद पैसे लगा के तो वो जो एक टेम्प्रेरी चीज़ें हैं वो सारी सेटअप की थी। अगर आप जाके देखते, कारपेट्स वगैरह नहीं बिछाई गई थी, बाथरूम्स को ठीक कराया गया था। लेकिन CDA ने एक प्रॉपर जैसे टेंडर होता है या पूरा एक प्रपोजल होता है, वो उस वक्त भी दिया था कि हम इसको पूरे को रेनोवेट करेंगे। एक ये प्रपोजल भी आया था कि कन्वेंशन सेंटर, मगर वहाँ पे उस तरह से उसकी गुंजाइश भी नहीं बन रही थी और पार्लियामेंट का ही हिसाब किया गया था। अब वो रेनोवेशन वर्क जो है वो एक फुल उस पर जा रहा है, आप अगर जाके चक्कर लगा के देख लें। बल्कि ये हुआ है कि हमारी जो कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, जो पार्लियामेंट के प्रोसीजर का हिस्सा है, वो चल रही थी और उसकी वजह से हमारा एक कमेटी रूम नंबर 2 है, 5 है, 7 है, वो कभी खाली हो ही नहीं पा रहे थे। तो अब उन्होंने 7 से लेके 11 का नोटिफिकेशन दिया कि भाई ये जगह बंद रहेंगी ताकि उसको फौरी तौर पे चेंज किया जाए। ये शेड्यूल्ड है, ये सारा सडन नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना कि खंदके खोद रहे हैं, मैं इनको ये कह रही हूँ कि खंदके आप खोदेंगे, आपको हमने थोड़ा सा टाइम दे दिया है। जब तक ये OIC का इजलास हो रहा है ना, ये हमने आपको टाइम दे दिया। हम तुसी अपनी स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो बता दो, और बंदे भी जो पूरे कर लिए 20-25, तो फिर आपको एक पार्टी वालों की जाके मिन्नतें तरले करने की क्या जरूरत है? हमारे तो हर दफा इस फिल्म को देखते हुए पॉपकॉर्न का डब्बा खाली हो गया, फिल्म शुरू होके नहीं दे रही है। आप चाह रहे हैं कि अब ये फिल्म हो जाए? और भाई हमने पॉपकॉर्न्स अपने लेके हम बैठे होते हैं कि ये फिल्म जो 3.5 साल से चल रही है, आपके इत्तेहादी आपके साथ इंटैक्ट है? हमारे साथ इंटैक्ट है, बिल्कुल साथ है। MQM साथ है, बिल्कुल साथ। PM MQM के 90 का विजिट कर रहे हैं हैदराबाद का। कल बयानात सुने आपने? मैंने सारे सुने। कल और परसों जी। इनकी तो तजलील हो गई कि खाने पे नहीं आए। भाई रोटी शोटी खिलाना, शहबाज शरीफ साहब शिकवा कर रहे थे, रोटी शोटी खिलाना वैसे ही हम जट्टों का, चौधरियों का ये असूल होता है। मेरा भी वही इलाका है, मेरा आप समझती है कि तहरीक अदम से कुछ नहीं निकलने वाला? आए, हम रोटी शोटी जरूर खिलाएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, चौधरी साहब ने भी सारी उम्र सियासत की है। वो भी काने च रोटी नहीं पांदे, मुंह च बुरकी पांदे। उनको अच्छी तरह याद है कि कुरान पाक पे कसमें खाने वाले शरीफों के वालिद साहब जो मियाँ शरीफ साहब थे, वो कसम खा के उसके बाद वो कसम जो है ना, जिस तरह जरदारी साहब कहते हैं कि ये हमारी जो बातें होती हैं या हमारे जो वादे होते हैं, ये कौन सा सुन्नत हदीस होती है? तो इससे तो हम आराम से मुकर जाते हैं। और पूरे पाकिस्तान इस बात का विटनेस है कि थूक के कौन चाट रहा है और किस तरीके से चाट। तहरीक अदम एतमाद से कुछ नहीं निकलने वाला, निकालने अगर इन्होंने कुछ निकालना है। सर आप लोग अपना कॉन्फिडेंस देखें, हमारे हिसाब से तो हम पॉपकॉर्न लेके बैठे इंतजार में। अच्छा, इन्होंने अगर कुछ निकाल के दिखा
खाना है तो फिर मेरा ख्याल है अब कंफ्यूजन खत्म होनी चाहिए। हाँ। ये सारे इंजन अलग अलग एक ही डायरेक्शन में ना चलें, एक को इंजन बनाओ। खान साहब 6.5 साल पूरे करेंगे। 6.5 साल? 1.5 साल अभी का, 5 अगला। बड़े कॉन्फिडेंस है जी। कादिर मंदोखेल साहब हैं हमारे साथ? कादिर साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, कादिर साहब को कनेक्ट कर रहे हैं। मैं ज़रा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से, तरीन साहब की बात हो रही थी। डॉक्टर साहब, ये कंवल शौजम साहिबा तो समझती हैं कि तरीन साहब जो है वो हमारी पार्टी का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। आपसे मेरा ये सवाल है कि तरीन साहब बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस सारे मेक एंड ब्रेक के अंदर, आप लोगों से राब्ते में हैं क्या? आप लोगों के साथ ऑन बोर्ड हैं? कोई खबर है आपके पास डॉक्टर साहब? देखिए, मैं जहांगीर तरीन साहब के हवाले से बात अभी नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन ये मैं जरूर आपको कहूंगा कि हर वो ऑप्शन जिससे आप का इत्तेहाद मजबूत हो, आपकी नंबर गेम जो है वो न सिर्फ पूरी हो बल्कि मजीद मुस्तहकम हो, और हर वो ग्रुप कहें, जमात कहें, साथी कहें, जो इस हुकूमत की अब असलियत से वाकिफ है, उन्हें पता है इनके पहले कुछ भी नहीं है। ये कल भी नालायक थे, ये आज भी नालायक हैं। अगर ये 10 साल भी बैठे रहेंगे तो नालायक ही रहेंगे। उन सब से राब्ते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जिनको गवर्नमेंट समझ रही है कि आप हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो वो भी फैसला अपोजिशन या इस्लाम के हक में करेंगे और इस हुकूमत को चलता करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये कहना बड़ा आसान है कि हुकूमत को चलता करेंगे, लेकिन इधर लोग बड़े कॉन्फिडेंट बैठे हैं। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी ने तो अपना जो अवामी मार्च, लॉन्ग मार्च का नाम रखा उन्होंने, वो तो निकल पड़े हैं, पहुंचने लगे 8 तारीख को। ये कोइंसिडेंस है कि अब उसी दिन औरत मार्च भी होता है। आप लोगों ने 23 मार्च को अपने लॉन्ग मार्च रखने का ऐलान कर रखा हुआ है और अब तक की इतलात ये हैं कि आप लोग वो नहीं करने जा रहे। क्या ये खबर दुरुस्त है? इसकी तस्दीक करेंगे? अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? इसकी रीजन काइंडली बता दीजिएगा डॉक्टर साहब। जी, वो बिल्कुल पेपर्स पे है, वो बिल्कुल अमली तौर पे उसकी तैयारियों की जो हिदायत हैं वो दी जा चुकी हैं। हमारी पिछले दिनों सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, राना सावला साहब, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल साहब, हमारी सीनियर तरीन क़यादत जो है उन्होंने बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शन जो है वो इजलास की क़यादत को, वो अपनी जगह पे जारी है। लेकिन मेरी ज़ाती अपनी राय भी मैं आपको इसके साथ ऐड कर देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग मार्च की जरूरत पेश आएगी। मार्च से पहले ये हुकूमत घर चली जाएगी। लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं पेश आएगी, हुकूमत उससे पहले घर चली जाए। एक कमेंट करते मैं हाफिज साहब के पास जाता हूं। देखिए जी, 23 मार्च को तो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मार्च होनी है। आप भी उसमें ज़रूर आइएगा और हम अपनी तमाम जो अफवाज पाकिस्तान की बात करेंगे, उसको सलूट पेश करेंगे। इनकी ना पहले मार्चें हुई हैं ना अब हुई हैं, और अगर इन्होंने सीईसी ने डिसाइड भी किया तो साथ सन नहीं बताते, सिर्फ डेट बताते हैं, ईयर नहीं बताते हैं। ईयर भी बता दीजिएगा। अच्छा जी, चले हाफिज हुसैन अहमद साहब। सर, वो मौलाना साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी आज से 4 दिन पहले, जब उन्होंने 48 घंटे की डेडलाइन दी थी। उन्होंने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है। आप बड़े सीनियर मजहबी सियासी रहनुमा, सियासतदान हैं, इज दैट राइटली सो सर? ऐसा है? देखिए फारूकी साहब, पहले तो ये है कि दुनिया की तारीख़ में मेरे ख़्याल में ये पहला मार्च का महीना है जिसमें इतने मार्चेस होंगे। यानी जनाना, ये अभी मार्च बात की गई थी औरत मार्च की, तो मैं समझता हूँ कि इसमें मर्दाना मार्च भी होगा, जनाना भी होगा, दरमियाना भी होगा, और इसके साथ साथ फ़ौजी मार्च भी होगी। अच्छा, और अब क्विक मार्च होती है या नहीं होती ये तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो भी हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने कह दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है जी। लेकिन मौलाना साहब ने तफसील नहीं बताई, क्योंकि हमारे यहाँ 2 इस्टेब्लिशमेंट है। एक नेशनल इस्टेब्लिशमेंट है जिसका मौलाना साहब जिक्र कर रहे हैं, और एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा, जो यहाँ पर तब्दीलियाँ लाती है। और जब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हरकत में आती है, CIA, अमेरिका, और फिर आप देखते हैं कि ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ लगता है, फिर अफ़गानिस्तान और रूस का मसला छिड़ता है, उसके बाद फिर एक जहाज़ गिरता है, उसके बाद फिर
बेनज़ीर साहबा की हुकूमत आती है, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब तशरीफ़ लाते हैं इंटरनेशनल इस्टब्लिशमेंट के हवाले से, फिर अमेरिका हमला कर देता है। तो आजकल एक बैन अक़वामी जो सूरत हाल है और बैन अक़वामी सतह पर जो मामलात हैं, तो क्या इंटरनेशनल इस्टब्लिशमेंट भी न्यूट्रल है? इसके जवाब में मैं कहूँगा कि हरगिज़ नहीं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि न्यूट्रल ना होने का जो नतीजा होगा वो खान साहब रहेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं मेरी बात पूरी अगर होने दें तो बात समझ आ जाएगी। अगर इंटरनेशनल इस्टब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है तो फिर क्या हमारे जो नेशनल इस्टब्लिशमेंट है, जो अपनी छोटी सी गाड़ी लेकर ऐसे डलवान पे खड़े हैं कि उसके नीचे पीछे से अगर रिवर्स में चला जाती है गाड़ी तो बहुत बड़ी खाई में पड़ेगा, तो क्या इस वक्त अक्लमंदी ये है कि गाड़ी को न्यूट्रल रखा जाए ताकि जो जक्कड़ बैन अक़वामी सतह पे चल रहे हैं गाड़ी के ऊपर वो उसको उसमें धकेल दे, या उसे न्यूट्रलिटी से हटाकर गियर में रखा जाए, साथ ही हैंड ब्रेक भी खींची जाए और 3-4 पत्थर भी उसके टायरों के नीचे दिया जाए। अब अक्लमंद समझ जाते हैं कि जब हमने यू टर्न ली है एक तरफ बैन अक़वामी सतह पर, तो क्या उसके असरात को इसी तरह छोड़ दिया जाएगा जो हमारी सारी तारीख में नहीं है। वेरी राइट, वेरी राइट। अब कादिर मंदोखेल साहब से बात हो सकती है। कादिर साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कि आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं और कब तक इस्लामाबाद पहुँचेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज हमारा 7वां दिन मुकम्मल हो रहा है और प्रोग्राम हमारा उकाड़ा में सिर्फ एक था, मगर एक के बजाय वो प्रोग्राम 3 हो गए, क्योंकि 3 जगह जो ना अवाम की जमे गफीर मौजूद थी, इस वजह से बिलावल साहब को गाड़ी रोकना पड़ा। और अभी हमने क्रॉस कर लिए है उकाड़ा और उसके बाद हमारा अगला स्टेशन जो बीच में फतुकी के साथ साथ हमारा फिर लाहौर का, तो रात लाहौर स्टे करेंगे और फिर कल लाहौर से फिर रवाना होंगे और कल रात फिर हमारा वजीराबाद में और अगला रात फिर पिंडी में होंगे और इस्लामाबाद में। तो यकीनन बिलावल साहब ने आज अपने स्पीच में भी आपने सुन लिया होगा कि उन्होंने कहा कि 3 दिन इस कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म को दिया हुआ है कि आप खुद इस्तीफा दे दें, क्योंकि इस्तीफा इस वजह से कि जब जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो ना इसी तरह जो एक मूवमेंट आ गई है तो उसने खुद इस्तीफा दिया है, क्योंकि उसको पता था कि बेइज्जत होने से बेहतर है कि मैं खुद इस्तीफा दे। तो इस वजह से इस कठपुतली को भी ये कहा कि बेइज्जत होने से बेहतर है आप खुद इस्तीफा दे दें। नहीं तो अदम एतमाद की तहरीक मुकम्मल है, तैयार है, हमें सिर्फ 10 वोटों की ज़रूरत है और हमें इसे डबल की जो है ना हिमायत हासिल है। और अगर ये हासिल नहीं है तो फिर ये घबरा क्यों रहे हैं और इतने परेशान क्यों है? 3 साल से मुसलसल ये पेट्रोल और सारे जो बाकी चीज़ें थी वो महंगे करते जा रहे थे और जहाँ बहाना बनाते थे कि ओगरा है, आलमी मंडी है, और जब अपनी टांगे कांपने लगे हैं तो ओगरा भी भूल गए, आलमी मंडी भी भूल गए और बजाय ओगरा की 8 रुपए की जो रिकमेंडेशन थी कि उसको बढ़ाने का मजीद 10 रुपए कम कर दिया। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये घबराया हुआ शख्स है। ये अभी जो 8 तारीख में जो हम इस्लामाबाद में एंट्री देंगे, इससे पहले जो है ना बहुत सारी इस तरह अनूनी जो है ना वो हरकतें करेगा। लेकिन जो PDM या अपोजिशन की दूसरी जमातें हैं उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। आसिफ अली जरदारी साहब को ऑलरेडी टास्क दिया हुआ है अपोजिशन, तो मुझे इस बारे में मैं आपको नहीं बता सकूंगा कि बिलावल साहब करेंगे या मुश्तरका करेंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मुश्तरका होगा, क्योंकि इस वजह से कि जब 8 मार्च को हम पहुंचेंगे और इसी हवाले से जो पूरे होमवर्क है वो रेडी हो चुका है, तो लॉन्ग मार्च के अख्ताम पे ये ऐलान एक्सपेक्टेड है इस्लामाबाद वाले शुरका से या इस जलसे से या जो रैली है जो भी आप नाम दे दे, जो एक आवाम के जमे गफूर और हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ हमारे काफिले मौजूद है। 7वां रोज़े मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि काफिले का सिरा कहाँ से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ होता है, और ये कुछ पता नहीं चल रहा है। और फिर जिस शहर से हम गुजरते हैं हमें ये मेरी ज़ाती ये ख्याल था कि जहाँ सिंध में हमारी हुकूमत है, हमारी अक्सरियत है, जनूबी पंजाब में भी हमारी स्ट्रेंथ है और सेंट्रल पंजाब में थोड़ा सा मैं ज़ाती तौर पे समझ रहा था कि जनूबी पंजाब और सिंध की निस्बत जो ना यहाँ पब्लिक कम होंगी। लेकिन मैं बिल्कुल एक सरप्राइज है मेरे लिए कि एक उकाड़ा में अभी थोड़ी देर पहले हमारा एक प्रोग्राम था और एक की बजाय 3 प्रोग्राम यहाँ करने पड़े। एस्टैब्लिशमेंट जी न्यूट्रल हो चुकी है, देखें 2 उनका दावा है।
किसी और को ले ले। हाफिज साहब ने जो बात की है मैं उसमें से 2 पॉइंट्स पे ज़रूर कहूँगी जी। जो पहले डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि अवाम जो है वो अजाब का शिकार है। अवाम अजाब का शिकार नहीं, अजाब का शिकार सारे करप्ट लीडरान हैं जिनकी जो चोरों की एक बारात इकट्ठी हुई हुई है। प्रॉब्लम इनको है। और जिस तरह हाफिज साहब ने पॉइंट आउट किया कि अगर वाकई आप समझते थे कि धांधली की पैदावार थी सारी असेंबली, तो फिर आप इसमें इसी में असेंबली में आप बैठना भी चाहते हैं, इसी असेंबली से आप वोट लेके तो सदर भी बनना चाहते थे, अभी भी आप इसी असेंबली के ऊपर अकड़ बकड़ बम्बे बो करें या पुगन पुगाई करके तो आप कोई बंदा बिठाना चाह रही हैं। तो बात यह है कि इनका नज़रिया तो कोई है नहीं, ना इनकी कोई ज़ुबान है। इनका नज़रिया है मुकमुका और नज़रिया ज़रूरत और करप्शन बचाओ है, इसके अलावा कोई बात नहीं। और ये पूरी पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ये चीज़ें देख चुकी है, इन आजमाएवों को, चले हुए इस एहतजाज का क्या किसी को रिलीफ दिलाना चाह रहे हैं? आपसे किसी ने राब्ता किया है कि फलां बंदे को रिलीफ दे दें? देखें, सिर्फ पर्पज़ ये है जो उन्होंने बात की इमरान खान से इनको तकलीफ है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि इमरान खान एक आइडियोलॉजी का नाम है। इमरान खान के पीछे जो लोग बैठते हैं ना, और तक 3.5 सालों में इल्तिहास से मस नहीं हुए, जिनको आप अप्रोच भी कर रहे हैं, कोशिशें भी कर रहे हैं और ख़वातीन को भी जा के अप्रोच कर रहे हैं, तो उसके बाद बात यहाँ तक अगर पहुँच जाए ना, तो वो जिस तरह मलका ने, इनका पर्पस सिर्फ खान साहब से जान छुड़वाना। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, एक छोटा सा वो रेफरेंस दे दूँ हिस्ट्री का, कि जब वो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 2 के टाइम पे कुछ लोग गए किसी इंग्लैंड में मिरासी के घर और उसको कहा कि मलका ने कहा आप अपने बेटे को भेज दें, महाज पे इसने जंग लड़नी है। तो उसकी माँ ने कहा कि मलका से कहें कि अब आप जाके सुलह कर लें, अगर बात यहाँ तक पहुँच गई तो फिर तुसी भी हुण अगर इत्थे तक पहुँच गए हो ना तो फिर सुलह ही कर लो तो बेहतर है। अगली बात सुन लें, जो इन्होंने इंटरनेशनल इस वक्त कंस्पिरेसी की बात की, मैं क्विकली आपको एक रीकैप देती हूँ। हुसैन हक्कानी एम्बेसडर बना बैठा है, इधर जरदारी साहब बैठे हैं, ठका ठक पासपोर्ट स्टैंप हो रहे हैं और CIA के बंदे यहाँ लाए जा रहे थे। पूरी नेटवर्किंग हुई थी उस वक्त में, हम ब्लैक वाटर का भी कहते थे। इस्लामाबाद के अंदर फिर पूरी दुनिया ने देखा और विटनेस किया कि हमारी सॉवरेनिटी को किस तरह से सैबोताज करके यहाँ से ओसामा बिन लादेन वाले उस पे हेलीकॉप्टर्स आए और ऑपरेशन हुआ और हमारी सारी जो इंटरनेशनल एक बॉर्डर्स या उसकी सैंक्टिटी होती ख़त्म की गई। और उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी और जरदारी साहब जो हैं वो भाग लगन रैन करते रहे और कहा हमें बस चलने दो। उन्होंने कहा आप ड्रोन अटैक्स करके जितना मर्जी कोलैटरल डैमेज करें, हमें कोई मसला नहीं, हम मुँह दूसरी तरफ कर लेंगे। 2 मई का आर्टिकल लिख के जरदारी साहब का जो है वो गूगल पे पड़ा हुआ है, मैं अपनी आवाम को कहूँगी गूगल करें, निकालें और पढ़ें कि उनको इन एडवांस एप्रिसिएशन अमेरिका को दे दी थी। इस तरह के तो ये लोग हैं, गुलामान इब्ने गुलाम जा के हाथ जोड़ के मिन्नतें तरले करने वाले। उधर दूसरी तरफ जो लंदन में बंदा बैठा हुआ है भगोड़ा, यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिनको डिक्लेयर किया है कि क्रिमिनल भी है और इलाज कराने के नाम पे जो यहाँ से भाग के गए डिक्लेयर इश्तिहारी भगोड़े, वो अफगानिस्तान के उस बंदे से मिल रही हैं जो पाकिस्तान को गालियां देता है। वो कभी इसराइल के लोगों से मुलाकातें कर रहे होते हैं, हर उस बंदे से वो जाके मिलते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है। बेटी साहिबा उनकी यहाँ कश्मीर के इलेक्शनों में क्या कह रही हैं कि पाकिस्तान वाले कश्मीर से भी आज़ादी की आवाज़ उठ गई है। गिलगित बल्तिस्तान में जाके वो अपनी फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारे लगाती रही हैं। पूरी PDM की जो इनकी तहरीक चलती रही थी उसमें इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अचकजई की आपने बुला के तकरीरें कराई। हाँ, और क्या कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो आप वो बॉर्डर पे जंगला लगा रहे हैं, हम ये उखाड़ के परे फेंकेंगे। तो ये ना ये सारे हैं उनके पॉन्स हैं। और पाकिस्तान को जिस जंग में इन्होंने धकेले रखा, जिस तरह के यहाँ पे अजाब मुसल्लत हुआ, जो इंतहा पसंद हुई, वो क्या है? इन अ नटशेल आपने सुना होगा बड़े दिनों से, क्विकली मैं बता दूं, बड़े दिनों से ये सारे रौला डाल रहे हैं कि जी वो पुराने दोस्त को नाराज़ ना करो, हालांकि सारी दुनिया को पता है और गवाही देगा कि एक दोस्ती हमारी आज तक किसी ने निभाई नहीं। यहाँ पर कारगिल हुआ और यही मोहतरम नवाज शरीफ यहाँ पे आंखों में आंखें डाल के लोगों को क्या कह रहे हैं कि मैं कारगिल के राज अफशा कर दूंगा। सो ये जा तो रहे हैं उधर, हाथ जोड़ के जा रहे हैं। और वजह क्या है? जिनके असासे, जिनकी सारी इल गॉटन मनी, हराम कमाई उनके बैंकों में रखी हुई हो, 1 मिनट में वो फ्रीज हो जाती है, तो फिर उन्होंने यही कुछ ही करना है। लेकिन 22 करोड़ आवाम की जो स्ट्रेंथ पे आके हुकूमत बैठती है, उसकी जितनी जल्दी जितनी मर्जी आप टांगे खींचने की कोशिश कर लें, आखिर ये भी एक पावर है। और इसी वजह से मैं कह रही हूँ 6.5 साल इंशाल्लाह इमरान खान ही है। अब मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को शुक्रिया अदा करूँगा। कादिर मंदुखेल हमारे साथ कमिटेड थे, लेकिन उनका क्योंकि ज़ाहिर है कि वो जैमर गिर्द देते हैं, बड़े मसले मसाइल हैं, कनेक्ट नहीं हो पाए। एनी हाउ, इस सारी डिस्कशन का जो क्रक्स है वो ये है कि हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि 5 साल ये वाले नहीं बल्कि अगले 5 साल भी हम ले रहे हैं।
अपोजिशन कॉन्फिडेंट है कि अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। अब आने वाले जो चंद घंटे हैं उसके अंदर चीज़ें खुलती हुई सामने आएंगी, और अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो उसकी एक अपनी तारीख है, हमेशा नाकाम होती रही है, और अगर नाकाम होती है तो खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे करते हैं नहीं करते, ये अपनी एक तारीख है। ये सारी डिटेल्स हम आने वाले वक्तों में आपके साथ रखेंगे। आज के प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।